सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 11th में भी चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें स्टडी की थी। तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास हैं जिनकी हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम उन फॉर्मूलास को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलास हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूलास रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला में सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एनी। क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू एनी, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर Q का मतलब होता है चार्ज ऑन द बॉडी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q का मतलब क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी। और n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वहीं पर E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होती है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू एनी, इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि मान लो अगर किसी बॉडी में 10 कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर हमें ये पता करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना है फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, जहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि जब भी हम दो चार्जेस को आसपास में लेके आते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। जैसे कि हम जानते हैं अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होगी। तो जब दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो वो जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हमें मिलता है F इज इक्वल टू K, दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो R है बेसिकली वो क्या हो गया? दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। लेट्स से कि यहाँ पर चार्ज क्या है Q1 और यहाँ पर चार्ज क्या है Q2। ठीक है, और इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? R। तो ये जब दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो K है बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी भी अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब हम न्यूमेरिकल के लिए इस K की वैल्यू को यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्या यूज़ करना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को हमें यूटिलाइज करना होता है। इसके बाद जो थर्ड हमारा बेसिक फॉर्मूला आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आइदर हम K से डिनोट करते हैं, राइट, और एक और इसमें चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो बेसिक आपको पता होना चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि एक सिंगल चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर यहाँ से अपने को फोर्स का फॉर्मूला मिलता है E इंटू Q। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पर अभी तक बताए हैं आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में यहाँ पर हमें स्टडी करना होता है कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे मैं लैम्डा से डिनोट करता हूँ और इसका फॉर्मूला होता है Q/L। यानी मान लो कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा थिन वायर है और उसमें उसके लेंथ वाइज में इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं,
तो फिर मैं इसे कहता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसके निकालने का तरीका होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मैं लैम्डा की यूनिट की बात करूँ तो लैम्डा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है, लैम्डा का एसआई यूनिट होता है कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। फोर्स का यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करूँ तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो यूनिट होता है दैट इज़ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। वहीं पर एक दूसरी चार्ज डेंसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q/A, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक कोई प्लेट है और उस प्लेट में इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर इसका मुझे जो चार्ज डेंसिटी निकालना होगा उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा Q/A। अगर इसके यूनिट की बात करूँ तो सिग्मा का ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। वहीं पर थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली हम रो से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q/V। तो मान लो कि अगर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, यानी कोई स्फीयर है बेसिकली, और इस तरीके से उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर रो का जो ऐसा यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में बताया है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब हम यहाँ से देखने वाले हैं फॉर्मूलाज विच इज़ रिलेटेड टू 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज गिवन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा दैट इज रिलेटेड टू गॉस लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला phi इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो गॉस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने चार्ज रखे हुए हैं। तो गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स का हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज Q/ε0। ठीक है, Q का मतलब यहाँ पर चार्ज है, और ε0 को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। बट यहाँ पर एक बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इसका भी पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं। ठीक है, किसी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू E⁻.A⁻। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको एरिया को S से भी डिनोट किया हुआ मिल सकता है। तो अगर मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालूँ तो मुझे इसका आंसर मिलता है EA cos थीटा। क्या मिला, EA cos थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब सिंस यहाँ पर कॉस फंक्शन लगा है तो आप जान सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब मिलेगी। सो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, याद रखना है फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स हमें तभी मिलेगा जब थीटा की वैल्यू आइदर 0 डिग्री हो या तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। ऐसे केस में फिर आपका फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है E/A, और ये सिमिलर फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक फ्लक्स में, जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/A। तो दोनों के फ्लक्स में कुछ खास चेंज नहीं है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं तो E आ गया, और जब हम मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है दैट इज़ B/A। तो यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, कॉस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू आपको तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। जैसे कि अगर आप चैप्टर को देखोगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में गॉसेस के 3 एप्लीकेशन गिवन है, तो उन्हीं एप्लीकेशन के फॉर्मूला यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर वो हॉलो स्फीयर है लेट से, और उसके सरफेस में कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि इन चार्जेस की वजह से किसी P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर
ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर और स्मॉल आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फीयर। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एक गॉसियन स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो देखो आपको जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसी पॉइंट पे गॉसियन स्फीयर को इमेजिन करना होता है। तो अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट से फिर आपको एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये जो मेरा पॉइंट पी है इसको मैं यहाँ से हटा के इस पॉइंट पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। और ये जो डिस्टेंस है, अब मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पर क्या बोलूँगा, आर बोलूँगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। रिलेटेड टू सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, और एरिया क्या होता है। सिंस स्फीयर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब मान लो कि स्फीयर की जगह पर मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज़ कर लिया, या उसे सिलेंडर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर या सिलेंडर है और इसमें इस तरीके से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसके सरफेस में यहाँ पे जो आपके लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं, इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर, लेट से मुझे इस पॉइंट पे क्या पता करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉइंट मैं पी मार्क कर लूँगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। तो वापस इसमें क्या करना पड़ता है, गॉसियन स्फीयर इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो थ्योरेटिकल का पार्ट है, ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में मैंने ये सब कवर अप कराया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे देख लेना, तो और ज़्यादा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू अ चार्ज वायर, दैट इज ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। यहाँ पर लैम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, और स्मॉल आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये तीनों फॉर्मूला रिलेटेड टू गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं, और तीनों में हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट। और यहाँ पर अब जो है बेसिकली ये हमें एक प्लेट दी हुई है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक मेटल की प्लेट है, और मेटल की प्लेट में इस तरीके से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इस प्लेट की वजह से मान लो मुझे इस पॉइंट अगेन पी पर क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर हमें इसका जो फॉर्मूला मिलता है डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। क्या मिलता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। अगेन सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइड में बताया हुआ है, और ε0 का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वहीं पर मान लो कि अगर मेरे पास दो प्लेट आमने सामने रखी हुई हैं, तो अगर दो प्लेट आमने सामने रखी हुई होंगी तो उनके बीच में जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे बनेगी, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला सिग्मा अपॉन ε0। नाउ और नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे कि आप जानते हो नॉर्मली पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जब भी हम कोई करंट से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं, चार्जेस से रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला कहीं पर भी एक्ट हो जाते हैं। बट स्पेशली हमें यहाँ पर स्टडी करना अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में। एंड दैट इज़ लाइक कि मान लो कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से आई एम सेइंग दैट कि प्लस चार्ज क्यों रखा हुआ है, और मुझे इस पॉइंट P पर मुझे पता करना है कि इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जो कि बेसिकली एट अ डिस्टेंस कितना है, R पर है। तो इसका जो मुझे फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ गिवन बाई V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। अगेन 1/4πε0 की वैल्यू याद रखना है, 9 × 10⁹। R का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। इसे ऑर्डिनरी पॉइंट कह सकते हैं हम, या इसे हम आर्बिट्री पॉइंट कह सकते हैं। आर्बिट्री पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो ना तो एक्सिस पे लाई कर रहा हो, ना तो इक्वेटर पे लाई कर रहा हो। यानी यहाँ पर ऐसी बात हो रही है कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये मान लो कि इसका सेंटर पॉइंट है। और अगर मुझे ये पता करना है कि इसके इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा,
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज़ गिवन बाई v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जो थीटा है बेसिकली वो ये एंगल है कि डाइपोल के साथ ये जो डिस्टेंस है बेसिकली जिसे मैं r बोल रहा हूँ, ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले को हम एक्सिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लो कि ये जो पोटेंशियल अगर मुझे एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, मान लो कि यहाँ पे निकालना है, तो भी मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू या तो मुझे 0 रखनी पड़ेगी या तो 180 डिग्री रखनी पड़ेगी, राइट। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहूँगा तो मुझे थीटा की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, अगर इस पॉइंट पे निकालूंगा तो मुझे थीटा की वैल्यू 180 रखनी पड़ेगी। और थीटा 0 या 180 रखने से कॉस में खाली एक ही बात का फ़र्क होगा कि आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं चाहता हूं कि इक्वेटोरियल रीजन पे यानी इस पॉइंट के अक्रॉस इक्वेटर पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो याद रखना है कि इक्वेटर पे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0। बिकॉज इक्वेटर पे यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि थीटा 90 बन रहा है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ मेरा मिलेगा, एक्सियल लाइन पे। मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पर मिलेगा आपको, इक्वेटोरियल लाइन पे। और बाकी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिनिमम के बीच में कहीं तो वैल्यू मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है कि P का जो मतलब होता है, P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। ठीक है, Q का मतलब चार्ज और 2L को हम कहते हैं डाइपोल लेंथ, यानी कि इसको बोलते हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच के लेंथ को क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस कहीं पे रखे हुए हैं और उन चार्जेस की वजह से मुझे टोटल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है। तो जस्ट आपको करना क्या है कि जितने भी चार्जेस रखे हैं उन सब चार्जेस का एडिशन कर देना है, पोटेंशियल का एडिशन कर देना है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से मिल जाएगा। अगर मान लो 3 चार्ज रखे हैं तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे Q3/R3 और इसे आप कट कर दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाओगे क्या करना है इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। तो याद रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना है कि V इज इक्वल टू ED, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कहीं पर हम D की जगह पर X भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि D का मतलब होता है सेपरेशन डिस्टेंस। D को क्या कहते हैं, सेपरेशन डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फॉर स्मॉल वैल्यू के लिए लिखना चाहूँ तो इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूँ dV इज इक्वल टू E इंटू DX। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब हम कैपेसिटर को स्टडी करते हैं। तो V इज इक्वल टू ED, और अगर इसी को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज़ V अपॉन D। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, देखो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको पता है न्यूटन पर कूलम, और सेपरेशन डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। Then our next formula is related to electric potential energy due to system of charges। यानी कि जो फॉर्मूला नंबर 6 पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फॉर्मूला नंबर 8 में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो कहीं पर मेरे पास 2 चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन दोनों चार्जेस की वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो होल्ड करेंगे दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इन द ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। R2 एंड R1 आर बेसिकली द डिस्टेंस हियर। यहाँ पर इफ़ R1 इज इक्वल टू, अगर मैंने इन्फिनिटी लिया, मतलब कि अगर मान लो कि जो चार्ज पहला मेरा जो चार्ज है उसको अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, तो R1 क्या मानूंगा मैं, इन्फिनिटी। तो R2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो फिर मैं इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो बेसिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखना इसमें। वहीं अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में, मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पे। तो इसका फॉर्मूले को क्या करना है, जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पहले देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी इसे देखना है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास 2 या 3 चार्ज हैं और 2 या 3 चार्ज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनकी वजह से नेट पोटेंशियल मान लो 0 है, तो बताओ Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी या उसका रेशियो क्या होगा एंड सो ऑन।
तो देखो फॉर्मूला लिखने के बाद जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्या है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, ये जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W का मतलब वर्क डन होता है, वर्क डन एक तरह का एनर्जी है, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और इसी W को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि एक चार्ज को मूव करने के लिए मान लो कि जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसीलिए वर्क का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो टॉपिक है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड और या सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये ज़्यादा बेटर तभी आपको समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड आप वन शॉट वीडियो मेरी देखोगे, तो वहाँ पर मैंने थियरी कराया हुआ है, बताया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू चार्जेस प्रेजेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मान लो कि अब मैंने एक्सटर्नल फील्ड अब बार बार आ ही रहा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सपोज करो कि ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर ऑलरेडी क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक डाइपोल को रख दिया, जो अभी अभी हमने देखा था, एक डाइपोल को रख दिया। तो इस डाइपोल को जैसे मैं रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर फोर्स लगाएंगी जिसकी वजह से घूमेगा और मैं उसे टॉर्क नाम दूंगा। ठीक है, तो अब अगर मान लो इस डाइपोल को मुझे θ1 एंगल से θ2 एंगल रोटेट करना है तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मैं जो भी वर्क करूंगा वो वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला मुझे मिलता है PE cos θ0 माइनस cos θ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो मैं इसको सिंपल बनाता हूँ और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज U इज इक्वल टू PE और यहाँ पर हम लिखेंगे cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो वहाँ पर वो आपको बोलेगा कि θ1 इतना है θ2 इतना है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना, तो इस फॉर्मूले से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा अगर वर्क डन दिया हो तो U को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, W से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस आ जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मान लो इफ़ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल अगर ऑलरेडी 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस PE cos θ। ठीक है, एंड इफ द डाइपोल इनिशियल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा PE1 माइनस cos θ। देखो किसी भी फॉर्मूले के जो केसेस होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूले को लगा के आप अपने टाइम को बचा सकें, अदरवाइज आप मेन फॉर्मूले से जाएंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं दैट इज रिलेटेड टू कैपेसिटर। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो न्यूमेरिकल्स हो चाहे थियरी हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैपेसिटर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। Q का मतलब है चार्ज ऑन द प्लेट, जैसे कि हमें पता है कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट क्या होती है नेगेटिवली चार्ज, राइट, और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। अच्छा कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करूँ तो याद रखना है कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराड। क्या होता है, फराड, शॉर्ट में हम इसे F लिखते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन सीरीज। मान लो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कैपेसिटर को ऐसे सीरीज में लगा दिया एक के बाद एक, ये कैपेसिटर का सिंबल है। अगर मैंने कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया इसका जो नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आता है दैट इज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल जो हम पढ़ते हैं उसका उल्टा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दूं कुछ इस तरीके से एक के नीचे एक, तो मैं फिर इसे क्या बोलूँगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, और ऐसे केस में आपको सिर्फ क्या करना होता है, एडिशन करना है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पर।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं रखा है, तो फिर इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट हम करेंगे दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पर ए का मतलब होता है एरिया ऑफ द प्लेट। क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। और डी को हम कहते हैं सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट। अब मान लो कि यही कैपेसिटर है हमारा और इस कैपेसिटर के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। ठीक है, जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखूंगा तो फिर इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर हम इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पर डी का मतलब तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट हो गया, टी का मतलब थिकनेस हो गया। किसका थिकनेस? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस। ठीक है, और के का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जो हमने मटेरियल इसमें रखा है। और इसमें एक नोट करके दिया है कि अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट, अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो कि जैसे मेरे पास ये दो प्लेट है और जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है इसने क्या किया है? पूरे स्पेस को कंप्लीटली फिल कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में डी और टी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फिर ये जो फॉर्मूला मुझे बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C। क्या बनेगा? C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C। कैसे बनेगा? एकदम सिंपल है। ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप T की जगह पर D पुटअप करके देख लो तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और ये D माइनस डी प्लस डी बाई के करूँगा तो डी माइनस डी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला मुझे मिलेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा? डी और के कहाँ जाएगा? ऊपर। अब आप जानते हो कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो C इज इक्वल टू, अब फिर मैं इसे C डैश मान लूँगा। ठीक है, क्या मान लूँगा? C डैश इज इक्वल टू C के। तो इस तरीके से हमें वो फॉर्मूला मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। एंड एट लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसे कि हमें पता है जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज़ हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए, दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल है। और जब आप यहाँ पर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी यूज़ करोगे तो आप ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आजू बाजू में लिखे हैं इन फॉर्मूले को आप आसानी से गेन कर पाओगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला याद रखना है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और फिर आप यूज़ कर सकते हो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और मॉडिफिकेशन करके आप ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला लिखे हैं वो दोनों फॉर्मूला आप गेन कर सकते हो। यहाँ पर Q का मतलब अगेन टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द कैपेसिटर है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, और V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। अगर वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई हो तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा के देख लें, लेकिन आप पूरा वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले समझ में आ सकें। तो सिर्फ मैं फॉर्मूला ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि फॉर्मूले में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से याद रख सकें।